ये आपकी खबर लग जाएगी, इसलिए इसका उत्तर देना जरूरी है। लेकिन उत्तर ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनसभाओं में ये बात कही है कि उचित समय पर स्टेट को बाहर भेजा जाए। गृह मंत्री जी ने संसद में एक बार नहीं, दो बार ये बात कही। अब प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद और गृह मंत्री जी के कहने के बाद मेरा कुछ कहने की ना आवश्यकता है ना उचित है। जैसे आपने स्वयं ही आपके प्रश्न में उत्तर भी है कि देश एकजुट होकर के आतंक के खिलाफ खड़ा और अब देश आतंक को स्वीकार करने के लिए कश्मीर घाटी में भी, मैं तो आज भी यहाँ से 2 बरस पहले भी कहता था कि जो आप इंसान कश्मीर की श्रीनगर की गली कूचों में चल रहा है, अगर आप उससे भी पूछें तो मनी मन वो भी चाहता है कि हालात सामान्य हो, क्योंकि उसने 3 पीढ़ियों को देखा आतंक की बलि चढ़ते हुए। वो नहीं चाहता, और खासतौर से जम्मू कश्मीर का नौजवान बहुत आकांक्षी है, बहुत एस्पिरेशनल है। ही डज नॉट विश टू मिस द बस। जिस तरह के नए आयाम, नए विकल्प मोदी जी लाए। और जहाँ तक पर्यटन का संबंध है, जब मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम अपने डेस्टिनेशन को क्यों ना प्रमोट करें, उस दिशा में एक निष्ठा के साथ देश चल पड़ा है। और आपने जैसे कहा कि जिस दिन मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है 6 तारीख को, उस दिन के अगले दिन जो पहली गाड़ी थी सुबह 7 तारीख की, उसमें भी बुकिंग 100% 100%। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह पर कहीं विलम्ब है, उसको जरा गति देने की आवश्यकता है। जहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जो विलम्ब हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार उसमें ध्यान भी देगी। इसके लेकर के हमने चर्चा भी की है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए अगर हम बाहर से इन्वेस्ट करने आए, या यहाँ हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है। बाकी रहा के ट्रेन का जाने का, तो वो तो खैर ना हवाई जहाज रुकेंगे ना रेलगाड़ियाँ रुकेंगी, लेकिन नए विकल्प भी साथ साथ ही उभरेंगे और हमने नए विकल्प उपलब्ध करवाने हैं। सरकार का भी काम था, और मैं ये समझूंगा कि हम सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच की जो दूरी है वो स्वाप करने का, सरकार को भी संकोच नहीं होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करने का, और प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार को या सरकारी अधिकारियों को शक की निगाह से नहीं देखना होगा। लेकिन आपका कहना फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ, जहाँ जहाँ विलम्ब हो रहा है हमें भी ऐसा महसूस हुआ, ऐसे रिपोर्ट्स आए और हमने ये बात रखी साथ बात जोड़ दी। वो जो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स है उसमें लिथियम भी आना चाहिए। ये वैल्यू एडिशन लिथियम की होने वाली है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर के और हिंदुस्तान को लेकर के। जब इनिशियल डिस्कवरी हुई थी तो कई एक विश्लेषकों का कहना था कि चाइना की तुलना में भी ज़्यादा है। मैं तो वो कह नहीं सकता बिकॉज दैट इज़ नॉट बीन ऑथेंटिकेटेड, लेकिन हाँ उसका प्रोसेस जारी है। उसके एक बार टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसको शायद कुछ एक लोगों को ही उसके लिए मान्यता रहती है बिडिंग की, तो वो शायद मापदंड पूरे नहीं हुए। तो एक बार पुनः हम माइनिंग मिनिस्ट्री के साथ संपर्क बनाए प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बात भी करूँगा राव जी से, जो हमारे नायक जी जी यही है सोचना किसी वार्ता के दौरान तभी उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके ही बात करें। हमारी तरफ से एक सरकारी वेबसाइट भी जाएगा एविएशन मंत्रालय की। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, एचएम से बात की है और वो भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या कहेंगे इस पर? ये बड़ा नहीं है तो उसमें कुछ कहने की तो आवश्यकता नहीं है, तो नहीं है, लेकिन लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट। जिंदगी से नहीं देखती ये कुछ एक चीज़ चार्ट में नहीं है, उसको भी मैं जोड़ रहा हूँ। वी वर नेवर टेकन सीरियसली एज फॉर आवर हेल्थ केयर प्रैक्टिस। या कोई बीमार भी पड़ जाता तो 3-4 दिन वो कोशिश करता, धागा बांधना, फाटा करना, ये करना वो करना, फिर ठीक हो जाता तो वहाँ का एक बार नहीं ठीक होता तो पिछले दिनों का कर तो होम मेड प्लेसिबोस। तो कंट्री विच वॉज नॉट टेकन seriously for therapeutic health or for curative health care is now being accepted as a leader of preventive health. दुनिया को सबसे पहला कोविड का DNA वैक्सीन हिंदुस्तान से आया और 30 देशों को भेज दिया। और उसके बाद अभी 2 ही वर्ष पूर्व HPV वायरस वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए जो नौजवान युवतियों में पाया जाता है, हिंदुस्तान में उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेंस पाई जाती है, वो भी विदेशों को अपने ही किया। और इस तरह से अब सिलसिला वो शुरू हो चुका।
और एक और बेस्ट प्रैक्टिस है हमारा प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट। इस देश में सारा काम सरकार पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन हमने ना केवल प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया बल्कि उसको एंगेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाया, इंटरफेस बनाया। जैसे स्पेस में इन स्पेस बनाया गया और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोहैक बनाया गया, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सर्च एप्लीकेशन काउंसिल, यानी जो रिसर्च हुआ है बायोटेक्नोलॉजी उसको कैसे इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ कैसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, उसका मॉडल भी हिंदुस्तान ने दिया। अब इससे हट करके अगर बात करें कि सिक्योरिटी की तो उसमें पहुंच जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सामने चार्ट तो है ये ऑपरेशन सिंदूर, जो आपने एक नैरेटिव बदला फ्रॉम बीइंग रिएक्टिव टू एक्टिव, और पहली बार सेनाओं को ये स्वतंत्रता दी गई टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर विजडम, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन, बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। उनको दिल्ली से आदेश देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लीगली देखें, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस डाउन बाय nearly 64%। लेकिन जो बात नहीं कही जाती वो ये है कि हमारी फॉरेन आउटरीच सिर्फ कंफ्लिक्ट सिचुएशन में नहीं रही, पीस टाइम में भी हमारे यहाँ से जो फोरकास्ट डिजास्टर का जाता है, चाहे बारिश का, फ्लैश फ्लड्स का, अर्थक्वेक का नहीं होता, ये साइक्लोन्स का, फ्लड्स का, उसकी जानकारी नेपाल को भी हमारे यहाँ से जाती है, म्यांमार को भी हमारे यहाँ से जा रही, मंगोलिया को भी हमारे यहाँ से जा रही, बांग्लादेश को भी हमारे यहाँ से जा रही। बल्कि सन 2016 में मोदी जी के आदेश पर एक साथ सैटेलाइट छोड़ा गया एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू दिस पर्पस। पाकिस्तान की बदकिस्मती के उसने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, तो वो जानकारी से होती है। तो यानी आवर पीस टाइम आउटरीच ऑल्सो इज देयर इन प्लेस। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण 11 वर्षों में बात हुई कि हमारे वो कुदरती सरमाए जिनको ना कभी देखा गया, ना कभी तलाशा उनको एक्सप्लोर करने का एक प्रयास शुरू हुआ। अब हम 10वें दर्जे से चौथे दर्जे पहुंचे, चौथे से तीसरे जाएंगे, दूसरे जाएंगे, पहले जाएंगे। कभी आपने सोचा कैसे होगा वो वैल्यूएशन कहाँ से होगी? अगर मैं घर जाकर के अपने परिवार को कहता हूँ कि अगले महीने तक मैं 1 लाख करोड़ लेकर के कमाऊंगा, तो क्या वो मेरे घर वाले भी पूछेंगे कहाँ डाका लगाना है, कहाँ से रिश्वत आ रही? तो कभी आपने सोचा कि वैल्यूएशन कहाँ से होगा? वो वैल्यूएशन इन्हीं सोर्सेज होगा जो पहली बार मोदी जी के आने के बाद एक्सप्लोर किया जाए। उसमें से एक स्पेस सेक्टर, इतना महत्वपूर्ण सेक्टर जो बिल्कुल बंद पड़ा था, बंद दरवाजे में गोपनीयता के पर्दे, जब उसको प्राइवेट सेक्टर में खोला गया 3-4 साल के भीतर। Our space economy was also almost dismal. Today it is $8 billion US, और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि अगले 8-9 वर्षों में 5 गुना बढ़ के will be $45 billion US, and an important component of the future economic growth of India. स्टार्टअप में एक स्टार्टअप 1 डिजिट हुआ करते 300 से अधिक हो गए। हमारा दूसरा सेक्टर बायोटेक्नोलॉजी का, अक्सर ये बात कही नहीं जाती थी, लेकिन दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि the next industrial revolution is going to be biotechnology, just as the last industrial revolution was IT fuel in 1990. Because there is going to be a paradigm shift in business and trade from manufacturing to regeneration cycles, to recycling processes, to genetically developed products. एनिमल फ्री मिल्क मार्केट में आ गया, एनिमल फ्री मटर मार्केट में आ गया। जिस दुनिया पड़ेगी वो गाँव में मशहूर, और जिसके पास उसकी व्यवस्था होगी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एंड वी आर अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने बायो E3 पॉलिसी लाई, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट। और आपको ये भी जानकर के खुशी होगी क्योंकि पत्रकारों को उसकी ज़रा खबर लगानी आसानी हो जाती है एडिटोरियल बेस पर, कि शुभांशु शुक्ला को भी हमारे ही पाटोड़ा बायोटेक्नोलॉजी ने वो किट्स उपलब्ध करवाई हैं, जिनसे उन्होंने वहाँ पर जाकर के प्रयोग करके एटलीस्ट 6 सेट्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के इंसान वहाँ रहता है बहुत लंबी देर तक, तो उसकी मसल डिस्फंक्शन होने लगता है, उसको कैसे बरकरार रखना, या वो निरंतर कंप्यूटर को देखता है तो उसको कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं उसकी जहनियत पर, या फिर उसको फिजियोलॉजी और उसके फिजिकल प्रोसेसेस में क्या फर्क पड़ता है, या फिर वाटर बेयर एक बड़ा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, तो वहाँ पर स्पेस में या जीरो ग्रेविटी में क्या रिएक्शन रहेगा, या अगर कहीं माना हो कोई बीज तो कैसे उगाया जा सकता है साइंटिफिक। तो ये इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से केवल और केवल शुभांशु शुक्ला के जिम्मे ये काम होगा, ना दूसरे अमेरिकन के जिम्मे, ना बुलेट वाले के और ना अंग्रेजी वाले। कहने का तात्पर्य ये कि जो दुनिया कल करने वाली है वो आज हमने करना शुरू कर दिया।
India. These are the sectors which are going bad very. तीसरा हमारा मैरीन सेक्टर, 11,000 लंबा हमारा समुद्र तट है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हमारा एम्पावर्ड इकोनॉमिक जोन है सी। वी आर दी ओनली कंट्री विच हैज़ अ ओशन नेम्ड एज इंडियन ओशन। उस दिन ऑस्ट्रेलिया से एक डेलीगेशन आया था, तो मैंने उनसे कहा कि यू हैव अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव एन आइलैंड कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव अ कॉन्टिनेंट कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, बट यू आर सराउंडेड बाय द ओशन, इट इज नॉट कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा इसलिए कि हमारे पूर्वजों को घुमा था कि इसके अंदर कितनी संपत्ति छिपी हुई, मेटल्स, मिनरल्स, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी। उधर एक ब्यूरोक्रेट बैठे थे, मैंने कहा एक जमाना आएगा आपको जो इलीगल माइनिंग का यहाँ जम्मू में चर्चा हो रही है, आपको इलीगल माइनिंग इन दी सी उसको चेक करने के लिए अलग सेक्टर करनी पड़ेगी। और पहली बार इस तरफ नजर जा रही है। अगले साल हमारा एक सबमर्सिबल आदमी नीचे लग जाएगा 500 फुट तक, तो वहाँ से वो भी डीप ओशन मिशन मेरे साथ ही जुड़ा। डीप ओशन मिशन और बायोटेक्नोलॉजी दोनों विभाग के साथ मेरा संबंध है। मोदी जी ने 2 बार इसकी घोषणा 15 अगस्त के दिन की, ताकि नागरिकों में इसकी जागरूकता पैदा हो सके कि कितनी बड़ी संपत्ति है जो छिपी हुई अभी तक नहीं की। और मैक्सिमम सी बेड डेप्थ रहती है लगभग 5,000 किलोमीटर। और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस दिन हमारा गगनयान है सन 2027 की शुरू उसी पर एक हिंदुस्तानी नीचे जाए। सो वन इंडियन ह्यूमन इन दी स्पेस, वन इंडियन ह्यूमन इन दी सी बेड टू एक्सप्लोर बोथ दी एवेन्यूज जो अभी तक नहीं तलाशे। ये होगी हमारी वैल्यू मिशन। और अगला अनएक्सप्लोर्ड एरिया जो आपके करीब का हिमालय का रोमा मिशन, वो भी इसी सरकार में शुरू हुआ 3-4 वर्ष पहले, जिसका नतीजा ये 3 साल से ज़्यादा लेवेंटर के स्टार्टअप्स और एक नया एवेन्यू ऑफ एग्री स्टार्टअप। ये भ्रम भी जाता है कि अगर आपको स्टार्टअप होना है तो आपको PhD करनी है या आपको IT होना पड़ेगा। ये जो हमारे भद्रवाह वाले स्टार्टअप्स हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की, क्योंकि दरकार है पैशन, दरकार है जुनून, दरकार है यू हैव टू बी अ गुड लर्नर एंड एप्टीट्यूड फॉर टेक्नोलॉजी। और इस तरह से क्योंकि अब आपसे भी बात सुनी है, कुल मिलाकर के दिस हैज रिजल्टेड इन राइज इन द सेल्फ एस्टीम ऑफ अ कॉमन सिटीजन एंड राइज इन हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो मैंने कहा कि सन 2014 में की बात शुरू करते हुए कहा था कि आज शुरू हुआ था इतना देश हमारा युवा बाहर जाता है, अपना परिचय देने में संकोच करता। आज हमारा युवा बाहर जाता है, वो कहता है आई एम इंडियन, तो उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। बर्लिन जैसे शहर में गया तो 12 फूड रेस्टोरेंट हमारे बच्चों ने खोले स्टार्ट। तो क्योंकि मैं इन बच्चों से मिलता हूँ, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलता है। बुजुर्गों के साथ में तो मेरे भी साल गिनते लगते हैं, मैं भी गिनते, फिर पार्टी वालों को सुनाते तो और मुसीबत कि कितने साल हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों 12 फूडलेट्स तो इतने तो यहाँ हिंदुस्तानी रहते ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव मच ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो हंसने बोले कि सर ये हिंदुस्तानियों को खिला के थोड़ी चलते हैं, फिर तो अंग्रेज़ों को खिला के चलते। तो मैं कहा बच्चों आपने तो अंग्रेज़ों का टेस्ट बदल दिया। यानी our startups also have entrepreneurship skills। तो ये और मेडिकल वालों से बात की तो वो कहते हैं कि हाँ सर हमारे पास तो फ्राइडे के बाद हम हिंदुस्तानियों को ही एंगेज करते हैं, बच्चों को, क्योंकि बाकी लोग भी चले जाते हैं कहीं समुद्र के किनारे। ये प्रतिष्ठा जो हमारे युवाओं को देश के भीतर और देश के बाहर मिलने लगी, ये इन्हीं सब बातों का नतीजा है जो हम पहले 20-25 मिनट में कर रहे थे। और अब और जैसे मैंने उस दिन भारत मंडपम में संकल्प में मोदी जी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कहा था कि इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर, इंडिया टुडे बेकन्स अदर्स टू फॉलो। अगर हमारा स्पेस का क्षेत्र था, हमारे इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई। पत्रकारों को याद हो कि ना याद हो, 1969 का साल याद किया जाता है। पहला इंसान चांद की धरती पर लैंड हुआ था, नील आर्मस्ट्रांग और टीकर, और हमारे यहाँ भी जन्म हो रहा था। लेकिन आज हम अमेरिका से पहले चांद के साउथ पोल पर पहुँच गए। आज दुनिया हमारी तरफ निगाह उठा करके देखी, और इसलिए आज 11 साल पूरे हुए। तो चूँकि वी लिव इन एन एविडेंस बेस्ड एरा, तर्क और तुलना करना आवश्यक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तर्क और तुलना करने का भी समय नहीं रहा, और उसमें समय लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि दुनिया में स्थापित हो चुका है, भारत कहाँ खड़ा है। अब हमें विजन 2047 को, टारगेट्स को किस तरह से पूरा करना है, कहाँ तक पहुँचे और कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, उस पर फोकस करना होगा। और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहेंगे, जिनको तफसील में जाएंगे तो और वार्ता हो जाएगी। ये जैसे मैंने कहा अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स को
भरपूर इस्तेमाल करना। वी ईच सिटीजन विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि सब कुछ सरकार पे छोड़ा नहीं जा सकता और सब कुछ सरकार कर भी नहीं सकती। इलेक्शन के दौरान कह देते हैं लीडरान हम सबको नौकरी देंगे, कोई पार्टी नहीं दे सकती, लेकिन इस सरकार ने रोजगार के विकल्प मुहैया करवाए हैं। वो माइंडसेट बदलना होगा और उसी से हर व्यक्ति का योगदान है। एंड तीसरा, वी विल हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स। ये नहीं देखना है कि मैंने मिठाई की दुकान खोली है तो रावल मिट्टी से ज़्यादा चली, ये नहीं चाहिए। मुझे पता करना है कि दुनिया की बेहतरीन मिठाई की दुकान कौन सी है, वो क्या ऐसे मापदंड है जिनको लेकर के वो वहाँ तक पहुँचा। हमारे यहाँ हैं ऐसे ऐसे कुछ लोग जो इस तरह की जहनीत रखते हैं। अब मैं परसों गया था बेंगलोर, मुझे किसी ने बताया कि सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट खुला, तो मैंने कहा वो ज़रूर जाके देखेंगे और आगे ये कोशिश हो कि हमारा एक ऐसा एयरपोर्ट बने जो दुनिया में ना होगा। तो हम जब जानेंगे कि वो कहाँ खड़ा है तो फिर ही आप समझ सकेंगे कि उसको कैसे मार देंगे। So we have to be a global leader, we have to follow global parameters, we have to follow global strategies and we have to live up to global benchmarks. तो धन्यवाद, काफ़ी लंबी बात हो गई।